पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं कमर चीमा साहब। इनकी वीडियो, इनकी स्पीच आपने अक्सर इंडियन टीवी चैनल, जो मीडिया चैनल हैं, उन पर भी आपने देखा होगा, सुना होगा इनको। और इनका एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर भी आपने जो है इनके स्पीच और इनकी वीडियो को आपने देखा होगा। कमर चीमा साहब किस तरीके से अपनी बात को मीडिया में रखते हैं वो आपको पता ही है, लेकिन आज की इस वीडियो में आप देखोगे कि कमर चीमा साहब ने अपनी ही आवाम को एक तरीके से सच का सामना करवाया है। उन्होंने इस वीडियो के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सही नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान की बात को दुनिया में कोई भी मुल्क तरजीह नहीं दे रहा है, यानी कि सुन नहीं रहा है। अगर पाकिस्तान के पास आज पैसों की कमी नहीं होती है तो पाकिस्तान जो है दुनिया को अपनी बात मनवा सकता है। इसी के बारे में और भी बहुत सारे टॉपिक पर वो इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं वीडियो। तो उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के आखिर में। आपको याद होगा कि पाकिस्तान जब से इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस बदला है, पाकिस्तान बहुत दफा कह चुका है फॉरेन ओआईसी को, लेकिन सऊदी अरब और बाकी जो ममालिक हैं वो कश्मीर का सेशन नहीं बुला रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बड़ा तजब्जबा और गुस्सा भी है। लेकिन पाकिस्तान में एक पॉलिसी है और उस पॉलिसी को हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस। ये पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस कहां से आई और इसकी क्या वजह है? हम समझते हैं जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, हमने ये नोट किया कि पाकिस्तान को थोड़ा सा पेशेंस शो करना है, अपने इकोनॉमी को ठीक करना है और फिर बाकी चीजें बाद में होंगी। जैसे कि आपको पता होगा कि इमरान खान साहब कोलालमपुर नहीं गए थे, जो एक कॉन्फ्रेंस जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई उस वक्त के, अभी तो वो नहीं है, बहादुर मोहम्मद साहब, और हम वहां पे ना गए और हमने यहाँ पे कहा कि हमें स्ट्रेटेजिक पेशेंस शो करना है। फिर हमें सऊदी अरब खामोश रहा, फिर यूएई खामोश रहा, बल्कि यूएई ने तो ये कर दिया कि जो पिछला फॉरेन मिनिस्टर्स का सेशन हुआ था उसमें उन्होंने इंडिया को बुला लिया। और इंडिया बहुत देर से ये कह रहा है कि जी क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा मुसलमान है तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन का हक दें। पाकिस्तान इस चीज को नेगेट करता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्या है, ये देखा कि पाकिस्तान खामोश रहा, पेशेंस शो किया। बल्कि अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने ये कहा कि अगर ओआईसी ने ये फॉरेन मिनिस्टर का कॉल ना सेशन किया तो मैं प्राइम मिनिस्टर को सोचूंगा कि और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम बात करें। जो जिसको यूएई, सऊदी अरब को बड़ा बुरा लगा कि पाकिस्तान ऐसा करेगा, यूएई को बहुत बुरा लगा कि पाकिस्तान ऐसे करेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ रियलिटीज की समझ होनी चाहिए। फिर जब ये अलमाते में ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुआ ओआईसी की, तो बात यहाँ पे ये चली जी कि जो कश्मीर तो एजेंडे पे नहीं है, लेकिन बाद में पता ये भी चला, हुकूमत ने ये बताया कि कश्मीर जो है वो ओआईसी के परमानेंट एजेंडे के ऊपर है। सो इट्स फॉर एवर, इट्स नॉट समथिंग कि जी आपको दोबारा एजेंडे पे लेके आना है। सो एक वो आया, उसके ऊपर पॉइंट भी आया। लेकिन हमने जो उसमें देखा कि जो ओआईसी, ये तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के हवाले से बात करूं, लेकिन एक ये भी बात है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने बड़ी इसके ऊपर बड़ा सख्त बयान दिया। अमूमन इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो ओआईसी के बारे में इस तरह का बयान नहीं देते, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी हम स्ट्रांगली एंड कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं फैक्चुअली इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ जो ओआईसी की तरफ से आई है। और वो कहते हैं ओआईसी, इंडिया ने कहा ओआईसी को कि जम्मू एंड कश्मीर जो टेरिटरी है ये इंटेग्रल पार्ट है और इंटरनल मैटर है इंडिया का, जो कि अब उन्होंने कुछ देर से कहना शुरू कर दिया हुआ है। वैसे तो पुराना कह रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर असर्ट अब कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये कैसे कर हो गया कि ओआईसी ने इतना सख्त रेजोल्यूशन दे दिया और पाकिस्तान इसके ऊपर हम डिप्लोमेटिक बड़ी विक्ट्री समझ रहे हैं कि जी कश्मीर के ऊपर ओआईसी बोल पड़ी। इसमें भी कुछ चीजें देखने की है। इंडिया का एक ये एडवांटेज आता है कि इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे हैं, यूएई के साथ बहुत अच्छे हैं। उसके ऊपर भी मैं आता हूं। अगर मैं आपको बताऊं कि आपके लिए हैरानगी होगी शायद कि जो इंडिया है, इंडिया तकरीबन तकरीबन 80 अरब डॉलर इंडिया को फॉरेन रेमिटेंस आती है जीसीसी से, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से। और जब से इनकी अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चेक की जाए तो इंडिया की इंपोर्ट लगभग 80 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, जबकि इंडिया की जो एक्सपोर्ट है इस खित्ते को वो 41-42 अरब डॉलर से ज्यादा है।
आप देखना ये कि इंडिया बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इकोनॉमिक पार्टनर है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का, पर्टिकुलरली जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। इसके साथ साथ देखा जाए तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को तो एक तो फॉरेन रेमिटेंस आती है, इंडिया को अगर 80 अरब डॉलर के करीब रेमिटेंस आती है तो हमें 12 अरब डॉलर के करीब आती है, जो कि बहुत छोटा साइज है। जाहिर बात है इंडिया की आबादी ज्यादा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान सऊदी अरब से तकरीबन 5.5-6 अरब डॉलर आती है, यूएई से कुछ 4.5 अरब डॉलर के करीब आती है, जबकि हमारी जो बायलैटरल ट्रेड है हम कोई 12 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स करते हैं और कोई 2-2.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, जो कि इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। सो जारी बात है कि इंडिया जो है वो एक पावरफुल प्लेयर है इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर। सो हमें इन चीजों को थोड़ा लर्न करना है, हमें समझना है कि इंडिया एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, जारी बात है एक हिंदू स्टेट है, लेकिन वो मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ी इफेक्टिव है। और हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के अपने मुसलमान जो भाई हैं मिडिल ईस्ट में, मुस्लिम स्टेट्स हैं जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात और शुरू से अच्छे ताल्लुकात हैं, और हम उनको आज भी वो इसी एंगल से देख रहे हैं। सो हमने एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस की पॉलिसी भी अडॉप्ट कर ली। ओआईसी खामोश भी रही, अभी थोड़ा सा बोला है, लेकिन ओआईसी ऑन कश्मीर क्यों बोली है ये पहले मैं बताऊं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। एक जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो ये है कि जो मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो यूएई और सऊदी अरब कैसे कन्विंस हो गया कि भाई हम जो है वो ये स्टेटमेंट दें। उसकी एक जो मोटी वजह जो व्यूअर्स हमें समझ आती है वो ये है कि इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर है कि हम इसराइल को रिकग्नाइज करें। पाकिस्तान के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा, लेकिन कोई बंदा ये ओपनली मानने को तैयार नहीं। जारी बात है फॉरेन ऑफिस ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि कोई प्रेशर नहीं है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा इमरान खान ने कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। सो अब हमें क्या करना है, हमें इस ओआईसी ने ये एक ब्रीदिंग स्पेस दी है। ओआईसी ने हमें ये स्पेस दिया है कि एक शॉर्ट टर्म डिप्लोमेटिक सक्सेस तो पाकिस्तान की है ये कि जी है, लेकिन इन रियलिटी क्या है कि ये भी एक गुडविल जेस्चर है, जिसका मतलब यह है कि हम पाकिस्तान को ये कह सकें कि आप इसराइल को रिकग्नाइज करें। देखिए यूएई ने पहले कर लिया, आपको पता है वो जो अब्राहम अकॉर्ड था उसके तहत उन्होंने कर लिया जी कि हमें कोई मसला नहीं है। बहरीन ने कर लिया। कल सऊदी अरब की वो जो स्टेटमेंट भी आई जी के जो सऊदी अरब है उसकी जो एयर स्पेस है वो इसराइली जहाज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसराइली प्राइम मिनिस्टर के जो न्योम सिटी है जो सऊदी अरब का जो रेड सी के ऊपर है उसके ऊपर बात चल पड़ी जी कि वो वहां पे भी आए हैं। गो के सऊदी अरब ने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन अमेरिकन जो है उसको मान रहे हैं और इसराइली भी कुछ मान रहे हैं। सो मुसलमान दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। मुझे ऐसे लगता है कि क्या पाकिस्तान उन तब्दीलियों को समझ पा रहा है, क्या पाकिस्तान उन चीजों को समझ पा रहा है। ओआईसी में हमें उन्होंने स्पेस दी है, शॉर्ट टर्म एक सक्सेस जरूर दिया है, लेकिन मैं इसको ये रीड करता हूं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। पाकिस्तान को केयरफुल रहना है और पाकिस्तान को अपने पत्ते नए खेलने। अगर हमने पत्ते ना खेले तो इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले जाएगा उसमें मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। अब हमें क्या चाहिए, पाकिस्तानियों को क्या चाहिए? देखिए थोड़ी सी हमें चीजों की रियलिटी समझनी है। अगर हम ये ना समझे तो आई सजेस्ट एंड आई बिलीव कि पाकिस्तान जो है हम थोड़े से पीछे रह जाएंगे। देखिए पाकिस्तान की जो टॉप प्रायोरिटी है वो है इकोनॉमिकली स्टेबल होना और पॉलिटिकली स्टेबल होना। इस चीजों के लिए पाकिस्तान के इंटरनल थ्रेट्स भी हैं और एक्सटर्नल थ्रेट्स भी आपको पता है। सो हमें एक तरफ कश्मीर आता है। सो हमें क्या चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी, अपनी टेक्नोलॉजी और इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, और हमें ये कंसेंसस पैदा करना है कि हमें एक प्रॉपर सोशो इकोनॉमिक एजेंडा जो है वो लेके चलना है। ये हम करेंगे तो हम थोड़ी सी हमें थोड़ी क्लैरिटी होगी, और इसके लिए हमें बाकी चीजों को, भले वो कश्मीर हो या बाकी हो, उसको थोड़ा सेकेंडरी एंड थर्ड स्टेज पे लेके आना पड़ेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होगा तो कश्मीर में हमारा मसला कौन सुनेगा? इस वक्त हमें क्यों ओआईसी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, क्यों सऊदी अरब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, क्यों मिडिल ईस्ट वाले रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे? उनको पता है इकोनॉमिकली हम पे डिपेंडेंट है, तो हमारे केस को, वो कश्मीर के केस को क्यों लेके आगे जाएंगे, जबकि उनको पता है कि चाइना हमारा दोस्त है लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस हैं, वो हर जगह हर चीज वो नहीं कर सकता हमारे साथ। सो जो सी पैक है उसको हमें थोड़ा सा इफेक्टिवली आगे लेके जाना है, और वो हम लेके जाएंगे तो उसको समझ आएगी। अब आपको पता है कि हमें इस चीज को भी समझना है कि अरब वर्ल्ड के अंदर यंग जनरेशन आ चुकी है। वो जो पुराने बाबे हुआ करते थे, जो पुराने लीडरशिप थी अरब वर्ल्ड की, वो नहीं रही।
जो यंग एमबीएस जैसे लोग हैं या जो एमबीजेड हैं, जो यूएई में है, ये नए लोग हैं, इनका मौकफ और है। ये मजहब को उस तरह नहीं कैटर कर रहे, जो क्योंकि मुस्लिम जो है, हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में भी मजहब का बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग रोल रहा है। सो हमें इन चीजों को समझना है कि ये इस तरह नहीं होगा कि जो 70-75 साल पहले मामला चलते रहे वो अब नहीं रहेंगे। सो हमें एक तो उनकी लीडरशिप को समझना है, जैसे मैंने पहले कहा, मजहब को कितना फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी और डोमेस्टिक चीजों में मुस्लिम वर्ल्ड लेके आ रही है, इसको भी समझना है, क्योंकि बहुत तब्दीलियां आ रही हैं हमारे सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। तब्दीलियां नहीं आई, लेकिन मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ रही हैं। सो इसको भी हमें थोड़ा सा क्लियरली रहना है। सीपैक को मैक्सिमम इस्तेमाल करना है ताकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ और बूम की तरफ जाएं। इंडियंस उसको भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें, लेकिन वी हैव टू वर्क ऑन दिस। और जो खित्ते के अंदर जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट में, उसको भी काउंटर करना है। वो आप पुराने फॉर्मूले के तहत काउंटर नहीं कर सकते कि जी मिडिल ईस्ट कश्मीरियों के ऊपर बात करें और हमें इंडिया से खतरा है तो ये है तो वो है। अब वो नहीं सुनने, हमें इस पॉलिसी को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम तो उनके पास जाते हैं, डेफर्ड ऑयल पे तेल लेने जाते हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट लेने जाते हैं, तो व्हाई वुड दे टेक केयर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जबकि वो तो इसराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी 75 साल फॉरेन पॉलिसी को बदल रहे हैं, तो वो हमारे 75 साल पुराने मौकफ को क्यों अब तायद करेंगे। सो हमें इन चीजों को थोड़ा समझना है कि हमें, आपको पता होगा कि पाकिस्तान जो है वो यमन में नहीं था गया सऊदी अरब के लिए, तो उनको बड़ा दुख है, हमारी पार्लियामेंट ने फैसला किया कि हमने वहां नहीं जाना। सो यूएई ने हमारे लिए वीजे बंद कर दिए हैं। सो ये आपके ऊपर ये प्रेशर आ रहा है पाकिस्तानियों के ऊपर। अगर हमने इसको रीड ना किया, हमने इसको ना समझा, तो डेफिनेटली हमारे लिए चैलेंजेस मजीद बढ़ेंगे। इंडिया फैक्टर बहुत स्ट्रांग हो चुका है वहां पे। इस सारे फैक्टर को समझते हुए मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को एक इंतहाई समझदारी के साथ एक लॉन्ग टर्म 20 ईयर्स 30 ईयर पॉलिसी बनानी चाहिए। अब देखें ना, जो पाकिस्तान है वो ईरान, टर्की, चाइना, रशिया, मलेशिया के साथ एक नया ग्रुप भी नहीं बना सकता, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक जो नीड्स हैं वो इस तरह भी नहीं है कि वो हमें वो पूरी कर देंगे। हमें एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी होने के लिए हमें थोड़ी सी अपने अंदर वो चीजें जो है वो करनी चाहिए। और जितने भी आज तक जो कश्मीर के हवाले से हमारी मिडिल ईस्ट ने सपोर्ट कर दी, आई बिलीव दिस इज सफिशिएंट, क्योंकि वो तो फलस्तीन को उस तरह नहीं कैटर कर रहे, तो कश्मीर को वो किस तरह करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि मुस्लिम वर्ल्ड हमसे बहुत आगे निकल गई है in terms of thinking, in terms of thoughts, in terms of understanding the regional challenges and the global understanding of the international framework, और हम बहुत पीछे रह गए हैं पाकिस्तानी जो हैं। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा अपनी फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी और डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। वो नेशनल डायलॉग तब हो सकता है अगर सारे स्टेक होल्डर बैठे और बैठ के डिस्कस करें कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है कि ओआईसी कश्मीर को कैसे देखती है, हम कैसे देखते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड ने क्यों हमें ओआईसी के ये जो रेजोल्यूशन आया इस पे हमें सपोर्ट किया, उसकी शॉर्ट टर्म रीजन क्या है और लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। लेट्स होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा और सुना है कि कमर चीमा साहब ने पाकिस्तान जिन समस्याओं को फेस कर रहा है उन समस्याओं के बारे में खुलकर इस वीडियो में बात की है। उन्होंने अलग अलग टॉपिक पर अपनी बात को रखा है कि पाकिस्तान को किस तरीके से अपनी जो है पॉलिसी को बनाना चाहिए और किस तरीके से जो है दुनिया में अपने आप को एक तरीके से साबित करना होगा, तभी जो है दुनिया पाकिस्तान की बात सुनेगी। तो अगर आप आगे भी हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर करना। हम मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।